तो बायनोमियल शुरू कर दिया था हमने, है ना। उसमें फैक्टोरियल पढ़ा था, बायनोमियल तो एक्चुअली बात नहीं करी थी अभी। तो हमने सिर्फ फैक्टोरियल और उसके बारे में जाना और एक्सपोनेंट्स वगैरह निकालने का एक वो फॉर्मूला वगैरह देखा था। नेक्स्ट है बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। बायनोमियल थ्योरम चैप्टर का नाम है, मानता हूँ। वो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान हमें बायनोमियल कोफिशिएंट के बारे में भी लेना पड़ेगा, है ना। तो अगली हेडिंग है बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे एक सिंबल है, हम बोलते हैं NCR। ठीक, ये समझे आप पहले तो क्या है NCR जो होता है, दैट इज, एक सेकेंड, हाँ जी। तो जो NCR है ये पता है किसके बराबर होता है, ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बस आपके लिए पूरे बाइनोमियल के अंदर तो इसका मतलब यही है। आप PNC पढ़ेंगे तो इसका एक अलग मतलब है ना। तो न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल में तो आपको NCR की जरूरत बस यही पड़ेगी, लेकिन फिर भी, है ना, जो NCR का बेसिक मीनिंग है वो मैं अभी आपको बता दूंगा एक बार, ठीक है। और बाकी उसी पे बेस्ड फिर आगे अपन पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं PNC में, उसमें इसका काफी यूज आएगा, तो वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए ये NCR है, ठीक है जी। पहली चीज कि इसको डिफाइन होने के लिए जो n है, n वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी। r जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। n जो है n वो r या r से बड़ा होना चाहिए। और जो n और r है वो इंटीजर होने चाहिए। ये 4 कंडीशन लगती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो log के अंदर अपन डोमेन निकालते हैं कि log x बेस a को डिफाइन होने के लिए a को 0 से बड़ा होना चाहिए, x को 0 से बड़ा होना चाहिए, a को 1 नहीं होना चाहिए। वैसे ही इसमें ये कंडीशंस हैं क्या, कि n 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, r 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, n r से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और n और r हमेशा इंटीजर ही होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दें, एक जैसे मान लो क्वेश्चन ले लिया मैंने, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, कोई भी जैसे मान लो मैंने कहा 10C3, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये इसको लिखने का मतलब है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 7 फैक्टोरियल, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये इससे कट गया तो आंसर आ जाएगा आपका 10 इंटू 9 इंटू 8/6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली NCR का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला है। मतलब तो अभी हमने समझा नहीं, मतलब फॉर्मूला देखा है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि उसी को डिफाइन होने के लिए, है ना, फॉर n 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, r 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, n हमेशा r से बड़ा होना चाहिए, और n और r इंटीजर होने चाहिए। ये मैं समझा दूंगा क्यों लगेंगे ये कंस्ट्रेंट्स, है ना। अभी के तो अब ये देखेंगे ये ऐसा होता है, ठीक है जी। तो जैसे मैं कहूं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पे अपन बात कर लें। जैसे मान लो मैंने ऐसे कहा कि x माइनस 3c 17 माइनस x, है ना, या 10 माइनस x, ऐसे कुछ ले लिया मैंने, और मैं कह रहा हूं इसका डोमेन बता दो। डोमेन मतलब क्या, वही जब ये डिफाइन होगा x की क्या क्या वैल्यूज है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है वो 4 कंडीशन लगेंगी। क्या, पहले तो इसको सॉल्व कर लो कि जो x माइनस 3 है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो x है वो आपका 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन के जो r है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये पहले लगा दी। दूसरी लगाओगे तो r 10 माइनस x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, उससे क्या पता चला x 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। फिर हमने तीसरी कंडीशन लगा दी कि n हमेशा r से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो x माइनस 3 बड़ा या बराबर होना चाहिए 10 माइनस x से, 2x बड़ा या बराबर होना चाहिए 13 से, x बड़ा या बराबर होना चाहिए 6.5 से। अब देखो इन तीनों में जब इंटरसेक्शन करोगे वहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 6.5 से लेके 10 तक, 10 से छोटा 6.5 से बड़ा। लेकिन चौथी कंडीशन क्या है कि वो इंटीजर भी तो होना चाहिए,
इंटीजर होना चाहिए, तो बस x की क्या क्या वैल्यू आएगी, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया। मतलब सिर्फ इस वैल्यू के लिए ही ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है जी। अभी तो बस आप अभी अगले स्टेप में मैं इसका मतलब और ये लॉजिक सब आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अभी के लिए तो आपको फोटो दिखाई है कि कभी एनसीआर लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल, n में से r घटा दो उसका फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। और इन जनरल इसका मान लो एक एग्जांपल ले लिया 10c3, मतलब ये हो गया। अब इन जनरल कोई भी एनसीआर के लिए तो n 1 से बड़ा होगा, r 0 से बड़ा होगा, n r से बड़ा होगा और n और r इंटीजर होंगे। तो अगर वेरिएबल में दे दे और पूछ ले डोमेन वगैरह तो भी इस तरह से करके इसकी कंडीशन निकाल सकते हो। मतलब अभी तो हमने ये जाना कि ये इसके बराबर है और ये इसकी कंडीशन है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। चलो यस सर। कर लिया सर। ठीक, सर 2 मिनट्स। ठीक। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो बात करने वाले हैं इसका मीनिंग क्या है ना, मीनिंग ऑफ एनसीआर। मीनिंग ऑफ एनसीआर ये है बेसिकली, है ना, ये पीएनसी का इन्वॉल्वमेंट है ना, पीएनसी चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, बट एक बार आपको थोड़ी फील आ जानी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एनसीआर का मतलब क्या है। कि सपोज आपके पास n डिफरेंट थिंग्स है ना, n चीजें आपके पास, ठीक है ना। तो इट इज द नंबर ऑफ ways of selecting are things out of n different things, है ना, डिफरेंट को हाईलाइट कर लेना, डिफरेंट थिंग्स है ना, आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं अभी के लिए। क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि मेरे पास 4 चीजें हैं A B C D, और मैंने कहा इसमें से 2 चीजें आपको चुननी है। ठीक है, 2 चीजें चुननी है आपको, यू हैव टू सेलेक्ट 2 थिंग्स। ठीक है, तो आप कितने तरीके से चुन सकते हो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तो आप, कोई बच्चा हो सकता है बोले मैं A और B ले लूं, कोई बच्चा हो सकता है बोलेगा मैं A और C ले लूं, कोई बच्चा बोलेगा मैं सोच सकता हूँ A और D ले लूं, कोई बच्चा सोच सकता है मैं B और C ले लूं, कोई बच्चा सोच सकता है मैं B और D ले लूं, और कोई बच्चा सोच सकता है C और D ले लूं। क्या ये बात समझ में आती? इसके अलावा कुछ पॉसिबल है? अगर आपको इसमें से 2 चीजें उठानी है अपने हाथ में मान लो, तो आप ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? नो। तो देखो चीजें कितनी थी, 4, मतलब n की वैल्यू, और सेलेक्ट कितनी करनी है, r। सेलेक्ट कितनी करनी है, r। तो r की वैल्यू कितनी, 2। तो अगर मैं 4c2 करता हूं तो वो आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को लिखोगे आप 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा 2 और 3 6 आ गया। तो देखो क्या 6 तरीके आ रहे? यस। बस। तो एनसीआर का जो बेसिक मीनिंग है दैट इज, अगर आपके पास n चीजें हैं, चीजें कोई भी चीजें हैं, डिफरेंट है, मतलब सारी अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 सेम है। ठीक है ना, बाकी ज्यादा डिटेल में इसमें हम सब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एनसीआर का मतलब है n डिफरेंट चीजें आपके पास, और उसमें से मेरे को r सेलेक्ट करनी है। तो एनसीआर क्या देगा आपको, एनसीआर आपको क्या देगा, एनसीआर आपको देगा कि वो r चीजें चुनने के कितने वेज हैं, कितने तरीके पॉसिबल हैं। ठीक है ना, जैसे 4c2 6 आ गया।
अब आपको समझ में आ गया होगा, जब चीजों की बात कर रहे हैं तो कभी चीजें ऐसी होती हैं कि 1.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, 3.5 हो जाए, √3 हो जाए, हो सकती है कि चीजें ऐसी, चीजें तो गिनती में ही होती है ना, नो सर। है ना। तो इसीलिए एन और आर क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ sir. चुनना है, आपके सामने कोई चीज तो होनी चाहिए, यस तो यस सर। एक चीज तो कम से कम होनी चाहिए। तो आपको यह समझ में आ रहा है एन कम से कम एक तो होना चाहिए। यस सर। और जब आप चुनने जाओगे, मान लो आपके सामने 100 चीजें हैं, 10 चीजें, 50, जितनी भी है, जब आप चुन रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप कुछ नहीं चुनोगे, मतलब कम से कम क्या होगा, आप कुछ नहीं चुनोगे, या आप एक चुनोगे या आप 2 चुनोगे। तो क्या आर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए? यस अब ठीक, तो देखो n ग्रेटर देन 1 वाली बात जस्टिफाई होगी, r ग्रेटर देन 0 वाली होगी, n और r इंटीजर वाली होगी। चौथी बात, n r से बड़ा होना चाहिए। ऑब्वियस है, मान लो 10 चीजें हैं और तुमको मैं 20 चुन लूं, कैसे चुन लोगे? 10 में से 20 चुनी जा सकती है क्या? 10 में से ज्यादा 10 चुनोगे या कम से कम 0 चुनोगे, तो n जो हमेशा वो r से बड़ा होगा। यस सर। बस, तो एनसीआर का मीनिंग समझ में आ गया, उस पर जो कंडीशन लगाई थी वो समझ में आ गया। Yes, sir. उसका फॉर्मूला याद रखना है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, दैट्स इट। अभी तक हमने इतनी बात करी, क्लियर है सबको? एक चीज बताओ, कभी भी तरीके, अगर मैं बोलूं चुनने के तरीके कभी 2.5 होंगे क्या? नो सर। √3 होंगे, √3 हो सकते हैं, -2 हो सकता है, नो सर। तो बस 0 हो सकता है, 0। यस सर। अरे तरीके ना चुनना भी तो एक तरीका होगा। यस सर। हाँ, तो जो एनसीआर है ना, एनसीआर वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ध्यान रखना। एनसीआर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं कहूंगा मैं कुछ ना चुनूं, तो वो एक तरीका गिना गया कि आपने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो बस यस सर। सिंपल सी बात है। हाँ जी, अब मैं इसके अपन उस पे चलते हैं, नेक्स्ट बात पे, कि हाँ इसी में चलो एक बात कर लेते हैं कि यार अगर मैं कहूं मैंने 10 में से 3 चीजें चुन ली, या मैं कहूं मैंने 10 में से 7 चीजें रिजेक्ट कर दी, तो एक ही बात है क्या? अगर मैं कहूं 10 में से 3 थिंग्स सेलेक्ट करना, यस सर। या मैं बोलूं 10 में से 7 रिजेक्ट करना, यस यस सर। प्रैक्टिकल सी बात है। मान लो तुम कपड़े लेने गए, तुमने 10 शर्टें देख ली, तुमने या तो 3 चुन ली या 7 निकाल दी, तो भी 3 चुनने की एक ही बात है या नहीं है? यस सर। तो आपको ये फील आ रही है कि 10 से 3 में से चुन लूं या 10 में से 7 निकाल दूं, एक ही बात है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो क्या आप ये बोल सकते हो एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर होगा? यस सर। चेक भी कर लो, चाहे तो चेक कर लो, 10C3 10C7 बराबर आएगा। अगर किसी को तसल्ली ना हो तो देखो दोनों में नीचे 3 7 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। बस, तो n में से r चुनना या n माइनस r चुनना या n माइनस r निकालना, वो एक ही बात होगी एक तरह से। r चुनना या r सेलेक्ट करना या n माइनस r रिजेक्ट करना, वो एक ही बात है। तो एनसीआर हमेशा एनसीआर माइनस r के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अभी चैप्टर में धीरे धीरे इसका यूज होगा। बस अभी के लिए तो आपको इंट्रो दिया कि हाँ देखो ऐसा होता है, ठीक है जी। बोलो यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे चलते हैं ना, इस पे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं जितना अपन बेफिजूल में दे रहे हैं। चलो आगे चलो, मिटा दो इसे। यस सर। यस सर। चलो चलो चलो, ठीक ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है
देखो अगर मैं कहूं आपको कि NC0 क्या होगा, तो अगर फॉर्मूला भी लगाओगे या कॉमन सेंस से भी सोचोगे तो कॉमन सेंस तो पता चला 1 होगा, मतलब कुछ नहीं चुना, n में से 0 चीजें चुनी तो 1 आएगा। यस पर फॉर्मूला लगा लो चलो, तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, तो 1 आएगा। ठीक है जी। अब देखो अगर मैं बोलता हूं NC1, तो NC1 क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ऊपर वाले n फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये इससे कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, n अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, देखते जाना, मतलब n अपॉन 1 n आ गया। तो याद रखना है NC0 1 होता है और NC1 n होता है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें याद हो जाएंगी। जैसे मान लो शुरू से 5-6 तक फैक्टोरियल भी याद कर लेने चाहिए या हो जाते हैं अपने आप, कि अपन जैसे बोलते हैं ना 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल 24 है, 5 फैक्टोरियल 120 है, मतलब ये छोटी छोटी चीजें याद हो जाती है। तो NC0 1 है, NC1 n है। ऐसे NC2 को आप क्या लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो ऊपर वाले n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। यस सर। ऐसे NC3 को आप ऐसे लिखोगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो ये कट गया तो आंसर आ गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन। सही है। यस सर। तो आपको एक पैटर्न समझ में आया कि अगर मैं NC1, अगर r की वैल्यू 1 है तो ऊपर n से शुरू होके एक ही नंबर आएगा और नीचे उतने फैक्टोरियल आएगा। NC2 है तो ऊपर n से शुरू होके एक घटा के 2 है, मतलब 2 नंबर आएंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा। NC3 मतलब n, n माइनस 1, n माइनस 2, 3 नंबर ही आएंगे और नीचे उतने फैक्टोरियल आएगा। ऐसे ही चलते चलते मैं ये बोल सकता हूं NCR मतलब n से लेके n माइनस 1, n माइनस 2, ये कितने नंबर आएंगे, r नंबर आएंगे, r नंबर। हाँ, और डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल आ जाएगा। सही है। यस। लास्ट नंबर क्या होगा r के टर्म्स में, n माइनस r माइनस 1। तुम n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1 आएगा, इसलिए वो खुलेगा तो वो n माइनस r प्लस 1 दिखाई देगा भाई। अभी तो प्रोग्रेशन पढ़ के आए, टुच्चा सा पैटर्न नहीं पहचान पा रहे, पहले में 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 2 है, तो लास्ट में r माइनस 1 आएगा ब्रैकेट में, मतलब n में से r माइनस 1 घटेगा तो n माइनस r प्लस 1 नहीं आएगा क्या लास्ट नंबर। यस सर। हाँ। तो आप डायरेक्ट मतलब बार बार ये फॉर्मूला लगाने के बजाय ना n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल लगाने के बजाय आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि मान लो जैसे मैंने कहा कि 100C3, इसका मतलब क्या है, शुरू में अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो गरीब आदमी कैसे लगाएगा, 100 फैक्टोरियल 100 माइनस 3 97 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर वो कहेगा 100 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल, फिर बोलेगा 97 फैक्टोरियल, फिर बोलेगा 3 फैक्टोरियल, फिर वो काटेगा, फिर वो बोलेगा 100 इंटू 99 इंटू 98 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो मैं चाह रहा हूँ ये 2 स्टेप आप स्किप करके सीधा यहाँ आ जाओ, क्या कि डायरेक्ट एक से लेके मतलब n से शुरू करके r कंसेक्यूटिव नंबर लिख दो घटते हुए और अपॉन में r फैक्टोरियल। जैसे मान लो 100C3 था तो मुझे पता है 3 नंबर आएंगे ऊपर, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। सही है। मान लो मैंने कहा 15C4 तो मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है। यस सर। तो बस एनसीआर को आप बेसिक फॉर्मूला तो है ही, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध स्टेप बचाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि एन से लेके लगातार मतलब घटते क्रम में आर आपने नंबर कंसेक्यूटिव लिख दिया और अपॉन आर फैक्टोरियल लगा दिया। सही है। यस सर। चलो
Yes, sir. बता दें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसी में एक चीज और चाहे तो इससे पॉइंट लिख लें कि अभी हमने आपको बताया कि NCR जो है वो n इंटू n माइनस वन n माइनस टू से लेके n माइनस r प्लस वन है ना, मतलब दिस इज प्रोडक्ट ऑफ r consecutive integers अपॉन r फैक्टोरियल। तो एक बात बताऊं, उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, एनसीआर के एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, देखो आपको पता है एन भी इंटीजर होगा, n माइनस वन भी इंटीजर होगा, n माइनस टू भी इंटीजर होगा, ये सारे इंटीजर होंगे। तो क्या इंटीजर 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 प्रोडक्ट जो है, तो न्यूमिनेटर भी एक इंटीजर है या नहीं है, और डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है या नहीं है? ठीक है, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, आंसर इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब कि ये इससे पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। Yes, sir. और इसमें तो मैंने n की वैल्यू रखी नहीं, n तो कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैंने n की वैल्यू 100 रख दी, तो आएगा 100, 99, 98, 97, 96, और r की जगह रख दिया 5, तो 100, 99, 98, 97, 96 किससे डिविजिबल होगा? 5 फैक्टोरियल से। ऐसे मान लो n की जगह मैंने 1000 रख दिया, r की जगह 6 रख दिया, तो 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू 997 इंटू 996 इंटू 995 अपॉन 6 फैक्टोरियल। मतलब दुनिया के कोई भी 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 6 फैक्टोरियल से डिविजिबल होंगे। Yes, sir. तो दुनिया के कोई भी r कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लगातार r इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, है ना। बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी आ गई आपके सामने कि प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स या n वैसे देखो सिर्फ इंटीजर में इसलिए नहीं लिख रहा, बीच में क्या जीरो नहीं आना चाहिए, है ना भाई। जीरो वैसे तो जीरो से पहले तो हम पीछे जाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसी के लिए बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर जो है ना, वो हमेशा r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ r पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एनी, है ना, कोई भी दुनिया की कोई भी एनी r पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय r फैक्टोरियल। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो मैंने कहा कोई भी 4 नंबर ले लो, कोई भी दुनिया के 4 नंबर ले लो, एक लगातार 101, 102, 103, 104, तो ये पक्की बात है ये 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। और किसी भी कमेंट में कर सकूं या ना कर सकूं, 4 फैक्टोरियल से तो पक्का डिविजिबल होगा। ऐसे दुनिया के कोई भी 5 नंबर ले लिए, मान लो 1000, 999 इंटू 998 इंटू 997 इंटू 996, तो ये पक्की बात है 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो कोई भी r कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट इंटीजर्स प्रोडक्ट पॉजिटिव का प्रोडक्ट जो है वो r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ठीक है जी। कोई परेशानी? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो सो इतना थोड़ा बहुत ज्ञान हमने ले लिया। हालांकि बाइनोमियल पढ़ने के बाद, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल चैप्टर में ही बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद, उसके कुछ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने के बाद अपन एनसीआर को दोबारा उठाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे और उस पर जबरदस्त मतलब जो आते हैं क्वेश्चंस और अच्छे बच्चे स्टैंडर्ड सब तरह के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए इसको यहाँ लीव करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल की तरफ। और उसकी तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया देना पड़ेगा पास्कल का। हाँ जी बोलो सर। जैसे आपने वो जो बेसिक फॉर्मूला बताया था इस CNR का, CNR क्या होता है? NCR होता है। यस सर। सर उसमें तो बताया था कि R मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब उसमें इक्वालिटी थी। और अगर सर इसमें R बराबर 0 हो गया तो सर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अबे क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल मतलब मैंने क्या बोला? R कंसेक्यूटिव इंटीजर, मतलब 0 इंटीजर, कोई बात ही नहीं बनी ना। फिर आपने क्या 0 इंटीजर, कोई मतलब कुछ लो ही मत। ओके सर। हाँ
चलो नेक्स्ट, थोड़ा सा आपको पास्कल ट्रायंगल है ना एनसीईआरटी वगैरह में इसलिए बता देता हूँ, मतलब काम का तो है नहीं हमने। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो पास्कल की बात, पास्कल ट्रायंगल आया कहां से था उसके बारे में अगर अपन बात करें तो जैसे अगर अपन शुरू से करें कि a प्लस बी जो है उसकी अगर पावर 0 है तो क्या वो 1 है। ऐसे ही a प्लस बी का जो पावर 1 है क्या वो a प्लस बी है। ऐसे ही अगर a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो क्या वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। a प्लस बी का क्यूब करोगे तो वो a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो देखो यहां तक तो हमने रटे होते हैं, आगे के लिए हम रटते नहीं है क्योंकि उसके लिए अब बाइनोमियल अपने पास आने वाला है थोड़ी देर में। बट मैं तो आपको एक इंट्रो दे रहा हूं, जैसे शुरुआत कहां से हुई होगी। तो लोगों ने जब देखा कि ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा। क्या कि एक बात बताओ, जैसे मान लो a प्लस बी की पावर 1 है, जो सबसे पहली बात एक बात बताओ, पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 4 आ रहे हैं। यस सर। तो पहली बात तो मैथमेटिशियंस ने ये पहचान लिया कि 100% एक पक्की बात हो गई, अगर पावर a प्लस बी की पावर n है, n अगर n नेचुरल नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? n प्लस 1 होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? पहली बात। यस सर। दूसरी चीज क्या थी? जो सबसे पहला टर्म आएगा उसमें तो पहले वाले की सबसे ज्यादा पावर लगा दो, उसके बाद उसकी एक पावर घटा दो, उसकी एक बढ़ा दो, फिर उसकी एक घटा दो और अगले की एक और बढ़ा दो। ऐसे देखो यहां सबसे पहले पावर a क्यूब लगा दी क्योंकि हाईएस्ट 3 है, फिर a की घटा दी, a स्क्वायर, b की एक बढ़ा दी, a की एक और घटा दी, b की एक और बढ़ा दी, a की एक और घटा दी, b की एक और बढ़ा दी। अल्टीमेटली हर टर्म के अंदर जो a और b वेरिएबल है उनके जो एक्सपोनेंट है उनका सम हमेशा n के बराबर रहेगा और सबसे पहले सबसे ज्यादा से शुरू होगा, फिर एक घटाओ, एक बढ़ाओ, एक घटाओ, एक बढ़ाओ, ये पैटर्न चलता रहेगा। क्या इस पैटर्न को भी जनरलाइज कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं a प्लस बी की पावर 4 खोलूं तो पहले तो मुझे पता है 5 टर्म आएंगे। 5 टर्म आएंगे मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, बीच में मैंने प्लस लगा दिया। 5 टर्म आएंगे, ये बात पक्की है। दूसरी, यहां a की पावर 5 आएगा, फिर यहां a की पावर 4, फिर b, फिर a की पावर 3 b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर b क्यूब। सर a की पावर 4 आएगा सर शुरू में। सॉरी हाँ 4 आएगा, फिर आएगा a क्यूब b, फिर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर आएगा ab क्यूब, फिर आएगा b की पावर 4। अब यहां तक तो लोग समझ गए। उसके बाद कंफ्यूजन ये था कि यार कोफिशिएंट का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है। तो सर इसमें पैटर्न कैसे बनाए? तो वो जो पैटर्न ढूंढा था ना वो पास्कल ने ढूंढा था। क्या पास्कल ने कहा एक ऐसे करो कि सबसे पहले ये 1 ले लिया, वो 0 के कोरेस्पोंडिंग ये 1 आ गया है ना, ध्यान से देखना, ये 1 आ गया। अगले वाले में कोफिशिएंट क्या है? 1 और 1 है, 1 और 1 है। अगले वाले में कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 2 है, 1 है। अगले वाले में कोफिशिएंट क्या है? 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। मतलब उसने कहा अगले कोफिशिएंट के लिए ऐसा एक ट्री बनाओ और इन दो का सम बीच में आएगा, इन दो का सम बीच में आएगा और आजू बाजू में हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो देखो अगले के लिए ये 1, ये 4, ये 4, सॉरी ये 6, ये 3 प्लस 1 4 और लास्ट में 1। तो कोफिशिएंट मिल गए 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1। बात समझ में आ गई? यस सर। अगला बनाएंगे 1, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5, फिर 1। इस तरह से ये चलता रहेगा। दिस इज कॉल्ड पास्कल ट्री, पास्कल ट्रायंगल। तो पास्कल ने सबसे पहले इस चीज में मदद की थी ऐसे निकालने में। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ, कल को मुझे a प्लस बी की पावर 100 खोलना हो तो सर मुझे ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा 100 तक, पन्ना भर जाएगा, या 1000 खोलना हो तो फिर तो मैं मर जाऊंगा। यहां से शुरू होता हुआ गिनती करता 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 बोलो। यस सर। तो इस चीज को किसने सॉल्व किया? बाइनोमियल ने। ध्यान से देखो, ये 0 हटा दो ना, 0 के लिए बात नहीं कर रहे, नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि एनसीआर है ना, एनसीआर के लिए n 1 1 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए 1 1 से आगे की बात कर रहा हूं। उसने कहा ये क्या है? ये जो है ये लिखा है 1C0 और ये है 1C1, ठीक है ना।
अगले वाले में n की जगह जब 2 है तो उसने कहा ये लिखा है 2c0, ये है 2c1 और ये है 2c2। ध्यान देख लो सारी वैल्यू सेम आएगी। उसने कहा ये है 3c0, ये है 3c1, ये है 3c1, ये है 3c2, सॉरी 3c2 3c3। फिर उसने कहा ये है 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। चेक कर लेना सारी वैल्यू सेम आएगी। तो बस फिर तो झंझट ही खत्म हो गया। मतलब अगर मेरे को पावर 100 चाहिए तो मुझे 100 ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैं तो 100c0, 100c1, 100c2, 100c3 से लेके 100 तक चला जाऊंगा। सारे कोफिशिएंट झट से मिल गए बिना कुछ करे। बस तो ये बायनोमियल का कमाल था। तो अब हम कोई भी एक्सपेंशन को खोल सकते हैं। पावर 100 भी आ गई तो सबसे पहले एक ही बार 100 लगाएंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे घटाएंगे बढ़ाएंगे घटाएंगे बढ़ाएंगे चलते जाएंगे और सारे बायनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम। सो हेडिंग डालें बायनोमियल थ्योरम। हाँ, तो बायनोमियल थ्योरम की बात कर रहे थे अपन कि बायनोमियल थ्योरम का क्या होता है जनरल। तो पहली बात इसको मैं कह रहा था बायनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टर्म कितने हैं, 2 टर्म्स है ना। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, a प्लस बी की पावर n की बात कर रहा हूँ, है ना। और कितने टर्म्स है, एक टर्म और एक 2 टर्म। 2 टर्म है दैट्स वाई बायनोमियल। 3 टर्म होगी ट्राइनोमियल, इस तरह से चलेगा। बट जो स्टैंडर्ड हमें पढ़ना है वो सब पढ़ेंगे, मल्टीनोमियल वगैरह पढ़ेंगे जेई के हिसाब से लास्ट में। बट स्टैंडर्ड जो है अभी हमें बायनोमियल पढ़ना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जब n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल के लिए। जब नेचुरल नहीं होगा तब भी क्या होता है वो हम देखेंगे, है ना। इवन एनसीईआरटी मिशन नहीं है, बट अपन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पढ़ेंगे अभी के लिए a प्लस बी जब नेचुरल नंबर है तो बायनोमियल थ्योरम क्या है, ठीक है जी। सो जब मैथमेटिशियंस ने दिमाग लड़ाया ना पास्कल ट्रायंगल के, उसको कन्वर्ट कर लिया कि ये तो बायनोमियल कोफिशिएंट्स में से लिखे जा सकते हैं, तो हमने जनरल फॉर्मूला बना दिया। दिस इज nc0, सबसे पहले a की पावर n, b की पावर 0। फिर अगला कोफिशिएंट nc1, a की पावर 1 कम हो जाएगी, n-1, b की पावर 1 आ जाएगी। फिर आएगा तीसरा nc2, a की पावर कितनी हो जाएगी, n-2 हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी। तो ये चलते 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 एक बात बताओ, हाँ ये कहां तक जाएगा, nc n लास्ट टर्म, और उसमें b की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। क्या ये बात सही है? यस सर। लिख रहे हैं ना, इस पे स्टार लगा लेना, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक चीज और, तो इसकी कोई जनरल टर्म बता सकते हैं, जनरल टर्म rth टर्म बता दो, इसकी rth टर्म क्या होगी सर? सर NCR minus 1 a raised to power n minus r plus 1 b raised to power r। चलो देख लेते हैं, b रेज़ टू पावर r minus 1 सर। हाँ, अगर मैं पूछूं, देखो पहली टर्म में यहाँ 1 कम है, दूसरे में इससे 1 कम है, तीसरे में इससे 1 कम है। तो अगर मैं पूछूं rth टर्म, तो पैरों में n तो ऊपर सब में है, पैरों में, इसके पैरों में r-1 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और जो इसके पैरों में है वही इसके सर पे है, तो b के सर पे भी r-1 आएगा। यस सर। और अभी हमने बताया कि इन दोनों का सम तो हमेशा क्या होगा, n होगा, n। यस सर। तो अगर b के सर पे r-1 है तो a के सर पे n में से उसको घटा दो तो जो बचेगा वो होगा। तो a के सर पे पावर क्या होगी, n माइनस r-1, क्योंकि इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, n। तो ये क्या बन गया, nCr-1, a की पावर n माइनस r प्लस 1 और b की पावर r-1। क्या ये बात समझ में आ गई? ये rth टर्म हो गई इसकी। यस सर। ठीक है, ये rth टर्म है। तो ये क्या थोड़ी सुंदर नहीं है ना, अपने को सुंदर सुंदर चीजें पसंद आती हैं, ये चीजें सुंदर नहीं है तो थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हमने क्या करा, rth की जगह r+1th टर्म बात कर ली हमने कि चलो r+1th टर्म की बात कर लो। तो उसमें देखो अगर ये r+1th टर्म है तो पैरों में r आएगा, 1 कम आता है। यस सर। तो पैरों में r आएगा, जो इसके पैरों में आएगा वही इसके सर पे आएगा। और टोटल पावर का सब n है, इसमें से ये घटा दो तो n में से ही वो आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो n-, ठीक। तो ये थोड़ी उससे रिलेटिवली क्या सुंदर है। तो हमने मतलब मैथमेटिशियंस ने ये बना दिया कि rth की जगह r+1th का फॉर्मूला बना के रट लिया, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। आप rth, मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि जो भी टर्म पूछिए आपसे
जो भी टर्म पूछी है उसके जो एनसीआर में पैरों में जो आएगा वो उस टर्म की पोजीशन से एक कम आएगा। मान लो मैंने कहा छठी टर्म बता दो तो पैरों में कितना आएगा 5 आएगा, और जो पैरों में आएगा वो इसके सर पे आएगा, और एन में से उसको घटा दोगे तो वो इसके सर पे आएगा। बस मैं तो ऐसे याद रखता हूं, तो फॉर्मूला अपने आप याद रहता है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान, ये जनरल टर्म हो गया, जनरल टर्म। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं उस पर मैं बात कर चुका हूं, दोबारा से लिख सकते हैं इसमें। नोट 1, नंबर ऑफ टर्म्स आर n प्लस 1। अगर n है तो टोटल टर्म्स n प्लस 1 होंगी। दूसरा नोट, इन ईच टर्म सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a and b is constant and equals to n। क्या ये बात भी सही है? अभी बताई थी मैंने। नोट 3, शुरुआत में a की हाईएस्ट पावर है, फिर a की एक घटाते रहो और b की एक बढ़ाते रहो। ये बात भी सही है? यस सर। यस सर। a की पावर n, देन रिड्यूस पावर 1 by 1 फ्रॉम a एंड इंक्रीज टू b। ठीक है ना, हर एक स्टेप में इस तरह पावर एक कम करते जाओ और b में बढ़ाते जाओ, और टोटल टर्म n प्लस 1 है। ये खासियत है, मतलब जो जो इसमें हमने ऑब्जर्व करा है, जो हमने पैटर्न बनाए वो याद रख रहा है कि अगर n है तो टोटल टर्म इतनी होगी, हर टर्म में ये होगा, पावर घट रही है, ये फलाना ढिमकाना ऐसा होगा। उसके बाद एक चीज और आपने ऑब्जर्व नहीं करी, जैसे अभी मैंने पास्कल या अभी छोड़ो, पास्कल छोड़ो, मान लो n की जगह 6 होगा 6, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा 60, यहाँ होगा 61, यहाँ होगा 62, यहाँ होगा 63, फिर यहाँ होगा 64, यहाँ होगा 65 और यहाँ होगा 66। टोटल कितने टर्म आएंगे? 7 आएंगे। अगर n की जगह 6 है तो कितने आएंगे? 7 आएंगे। यस सर। अब ध्यान दो, ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर। एनसीआर और एनसीएन माइनस आर बराबर होते हैं आपको? यस सर, प्रॉपर्टी बताइए। हाँ, तो अगर 61 है तो वो 65 के बराबर होगा। यस सर। ये इसके बराबर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं सिमेट्रिकली टर्म लो शुरू से और लास्ट से, तो उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होंगे। यस सर। है ना? यस सर। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ, हेडिंग ये अंडरलाइन करना, मैंने सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला है, कोफिशिएंट नहीं बोला। अभी दोनों में क्या फर्क है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स symmetrically taken from beginning and end is constant। Binomial coefficient of terms symmetrically taken from beginning and end is constant। सॉरी, इक्वल। यस सर, सेम आएगा। हाँ, शुरू से और लास्ट से कोई भी टर्म उठाओगे उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम आएगा। सिर्फ कोफिशिएंट सेम बोलना गलत है, वो क्यों वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो हमने इसमें जो 2-4 चीजें ऑब्जर्व करी वो नोट करके लिख दी कि पहली बात तो बाइनोमियल थ्योरम क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 टर्म्स है ना, और उसको ऐसे लिख सकते हैं टोटल टर्म n प्लस बनाएंगे, हर टर्म में पावर बढ़ेगी, एक की बार हाईएस्ट शुरू होगी, एक घटाएंगे, एक बढ़ाएंगे, घटाएंगे, एक बढ़ाएंगे, हर टर्म में सब उनका जो n ही रहेगा, और शुरुआत से और लास्ट से सिमेट्रिकली टर्म्स का अपने क्या बोलते हैं वो सेम रहेगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम रहेगा। हाँ जी, कोई परेशानी? नो सर। ठीक, चलो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस चीज को ऐसे बराबर करके शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा, या अगले पॉइंट पे लिख लो आप चाहे तो दोबारा मिटा के, कि a प्लस बी की पावर n इज इक्वल्स टू सिग्मा r बराबर 0 से n, है ना, और एनसीआर rth टर्म r प्लस 1th टर्म है तो r 0 जा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म होगी, है ना। तो देखना एक चीज इसमें आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन में और इस चैप्टर में यही फर्क है।
प्रोग्रेशन में अपन rth टर्म मतलब r की जगह n रखने पे nth आना चाहिए, 2 रखने पे 2 आना चाहिए। इसमें r प्लस 1th टर्म में r होता है, एक कम होता है, तो r0 मतलब फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, फर्क है थोड़ा सा। तो NCR इंटू a की पावर n माइनस r इंटू b की पावर for n belongs to natural, ये अपनी थ्योरम है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, BT। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो मान लो एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया कि सर, ये नोट कर लिया आपने? यस सर। मान लो क्वेश्चन आ गया, यस सर। x प्लस 2y की पावर 5 को एक्सपेंड करो, एक्सपेंड है ना। तो देखो आज तक क्या होता था, अपने को तो पावर 3 तक के फॉर्मूले रटे होते थे, 4 5 के लिए अपन को गुना ही करते थे बार बार ऐसे ब्रैकेट्स को। तो अब पावर 5 6 चाहे कितनी भी आ जाए, बड़ी पावर से अपन खोल देंगे सीधा बाइनोमियल से। तो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 5c0 फर्स्ट टर्म x की पावर 5, फिर आप लिखोगे 5c1, इसमें लिखोगे x की पावर 4 और 2y की पावर 1, यही करोगे। 5c2 x की पावर 3 और 2y की पावर लगाओगे 2, फिर आप कहोगे 5c3 x की पावर 2, फिर आप कहोगे 2y की पावर 3, फिर आप कहोगे 5c4 x की पावर 1 2y की पावर 4, फिर आप कहोगे 5c5 x की पावर खत्म हो गई और 2y की पावर 5। तो देखो ध्यान से इसको आप ओपन करोगे तो 5c0 क्या हो गया, 1 हो गया, तो x की पावर 5 प्लस 5c1 कितना हो गया 5 इंटू ये आ गया यहां से 2 और ये आ गया x की पावर 4 इंटू y, फिर प्लस 5c2 कितना हो गया 10 x क्यूब इंटू 8 आ गया, सॉरी 4 आ गया 4 है ना, तो 4 को भी आगे लिख लो इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर। फिर देखो 5c3 भी क्या होता है 10 होता है 10, तो 5c3 भी 10, 2 की पावर 3 इंटू 8 आ गया और एक्स स्क्वायर आ गया और वाई क्यूब आ गया। फिर देखो 5c4 5 इंटू 2 की पावर 4 16 आ गया और x की पावर 1 और 5 की पावर 4 आ गए, और अगले में 2 की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 आ गया। ठीक है जी। अब देखो यहां से ये क्या बन गया, ये आ गया x की पावर 5 प्लस 10 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई प्लस 40 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर प्लस 80 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस 80 इंटू एक्स की पावर वाई एक्स वाई की पावर 4 प्लस 32 वाई की पावर 5। तो एक्सपेंड करने के बाद आपका ये फाइनल आंसर आएगा। अब देखो एक चीज जो मैं समझाना चाह रहा था, पहली टर्म का कोफिशिएंट कितना है 1 है और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है 32 है। यस। कोफिशिएंट ऑफ T1 कितना है 1 और कोफिशिएंट ऑफ T6 कितना है 32। तो क्या ये बराबर है क्या? नो सर। हाँ क्यों सर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें खुद y का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये रीजन है, इसीलिए मैंने बोला था वहां पे स्टेटमेंट, अगर आपसे ये स्टेटमेंट बोला जाए कि शुरुआत से और लास्ट के टर्म का कोफिशिएंट सेम होगा, ऐसा नहीं है, बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम होगा। तो बाइनोमियल तो सेम ही है ना, 5c0 और 5c5। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं इसका T2 का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, तो वो तो है 5c1, तो वो तो 5 है। और अगर मैं पूछूं T2 का कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ कोफिशिएंट, तो वो कितना है 10। फर्क समझ में आया दोनों में? यस सर। हाँ, अगर मैं पूछूं T3 का थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, तो NCR थर्ड टर्म मतलब एक कम कर दो तो r की जगह 2, तो 5c2, तो 10 आ गया। लेकिन टोटल कोफिशिएंट क्या है 40। ऐसे मान लो यहाँ माइनस होता, या यहाँ 2y की जगह माइनस होता, तो ये माइनस आता, ये माइनस आता, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट तो 5 ही है, पर वैसे कोफिशिएंट -10 है। तो ये फर्क पड़ेगा, इसीलिए वहां पे मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट सिमेट्रिकली सेम रहता है, इन जनरल आप कोफिशिएंट नहीं बोल सकते। सही है? यस। तो अब देखो
एस पे बार बार बच्चों की तरह इसमें क्या करना है यार, एनसीईआरटी में तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, आप कर लेना पहले एक्सरसाइज में, भाई इसको खोलना है, बार बार खोलते रहो, खोलना आना चाहिए। किसी को इसको समझने में दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज अपन आगे बढ़े। नो सर। नो सर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे चलो इसी में पूछूं, कि इसमें आप ऐसा करो सर, फोर्थ टर्म बता दो, फोर्थ, है ना। मान लो क्वेश्चन देके मैं आपसे पूछता, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपसे, बस इतना, है ना, ये दे दिया, और मैं क्वेश्चन में कहता इसके एक्सपेंशन में आप फोर्थ टर्म बता दो, तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे, तो फोर्थ टर्म ये आएगी, और अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं 2y + x⁵, तो पहला टर्म ये बन जाएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो फोर्थ टर्म ये आएगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। 2 + 3 लिखा हो या 3 + 2 लिखा हो, मेरे हिसाब से उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दिखने में एक्सपेंशन चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पे आएगा 5c0 × 2y⁵, फिर आएगा 5c1 × x⁴ × 2y⁴, तो उल्टा शुरू हो जाएगा। यस सर। तो उल्टे से फोर्थ टर्म ये बनेगी, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म ये बनेगी, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि क्या आंसर देना चाहिए, तो अगर मल्टीपल चॉइस है फिर तो दोनों आंसर बनते हैं, ठीक है ना। अगर मल्टीपल चॉइस है तब तो दोनों आंसर बनते हैं, और अगर सिंगल चॉइस है तो दोनों में से जो अवेलेबल है, सिंपल सी बात है। बट इन जनरल क्या होता है, अपन यही मान के चलते हैं इसको ऐसे ही खोलना है, ठीक है ना। या तो वो खुद स्पेसिफाई कर दे कि जैसे ये खोल के ना एक आध टर्म दिखा दे कि पहला टर्म ये है, अब बताओ चौथा टर्म, तो वो क्लियर कट है कि मतलब इसको ऐसे खोलना है, या वो ये करके दिखा दे कि पहला इसको बना दे, तब अपन समझ जाएंगे अच्छा उल्टा करके खोलना है। लेकिन इन जनरल पूछ ले तो मल्टीपल के हिसाब से दोनों आंसर देंगे, बट सिंगल चॉइस के हिसाब से जैसा दिया है उसी को अपन मान लेते हैं, उस हिसाब से फिर हम ये आंसर देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, यस सर। बस और तो कुछ है नहीं। ठीक है जी, और इसमें एक चीज जो अगर मान लो मैंने शुरू से पूछी है, जैसे अपन ने प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था कि लास्ट से मैं पूछ लूं r टर्म पूछ लूं, अगर मैं लास्ट से, तो वो शुरू से कौन सी होगी? n - r + 1। n - r - 2 सर। सर n - r + 2। चलो देखते हैं। अगर मान लो मैंने कहा कि a + b⁴n में ये जो एक्सपेंशन है nc0 a⁴n से लेके ncn b⁴n तक की rth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आपको याद होगा कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। मैंने आपको प्रोग्रेशन में एक चीज बताई थी कि जैसे टोटल टर्म 10 है, लास्ट से तीसरा चाहिए, तो वो 10 - 3 7 करके 8 आता है, 10 - 3 करने से 7 आता है, बट तीसरा टर्म होता है 8, तो हम +1 करते हैं या नहीं करते? करते हैं सर। तो हम क्या कहेंगे कि टोटल टर्म्स जो हमने बेसिक सीखा हुआ है, -10 3 वाला एग्जांपल अगर याद है, तो टोटल में से r मतलब लास्ट से जो वैल्यू पूछी है और +1, ये करते हैं कि नहीं करते? भाई r क्या होता है? लास्ट से पोजीशन ना, ठीक। तो तो टोटल टर्म कितने होते हैं इसमें? यहां टोटल टर्म का भी लफड़ा n नहीं है, n + 1 होते हैं, और -r और फिर +1, तो वो बन जाएगा n - r + 2x टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बात समझ में आ गई? यस सर। और अगर वो शुरुआत से n - r + 2x टर्म है, तो उसके पैरों में क्या आएगा?
अगर मैं आपसे पूछूं n माइनस आर प्लस 2x टर्म बता दो तो उसके पैरों में n माइनस आर प्लस 1 नहीं आएगा क्या? आएगा सर। बस, और इस Yes, sir. n में से इसको घटा दो तो जो बचेगा वो इधर आएगा, तो r माइनस 1 आ जाएगा। ये याद नहीं करना, जस्ट ऐसे बताया है निकालने का तरीका कि कंफ्यूज ना हो जाए कि सर प्रोग्रेशन में तो आप बोलते थे कि n माइनस आर प्लस 1 है, वहां n मतलब टोटल टर्म्स होता था, यहाँ टोटल टर्म्स ही n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी। बोलो। यस सर। सर हाँ जी, चलो मिटा लें। यस सर। यस सर। यस सर। चलो। यस तो एक दो अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज, सर आज टेस्ट है सर। हाँ तो क्या हो गया? सो यस सर, टाइम भी सर 12 हो गया सर, बस फिर प्रिपरेशन करनी है। यस सर क्या हो गया? Yes, sir. करा दो सर, करा दो सर। टाइम सर कितना आज बचा है? टेस्ट है सर, प्रिपरेशन कर नहीं sir, our test सर is. पूरा हो गया। हेल्प कर लेंगे। 12 बज गए सर। 12 बज गए, टाइम, चलो ठीक है फिर कल कर लेंगे अपन, ठीक है। यस सर, टाइम हो